एक ऐसी शख्सियत जो लगातार 25 साल से एजुकेशन में काम कर रही है, दिल्ली से लेके बिहार के गया तक। लगातार प्लाज्मा इंस्टीट्यूट के नाम के संस्थापक हैं, जो प्लाज्मा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। लगातार कई दिनों से उन्होंने फ्री लाइब्रेरी चलाई, प्लाज्मा न्यूज़ भी चलाते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और एक जाने मानी शख्सियत गया मरहूम जनाब QH खान के बेटे जनाब रिजवान खान साहब आज हमारे बीच में हैं, हमारे पॉडकास्ट में हैं एज अ गेस्ट। आज इनसे सवालों का सिलसिला शुरू किया जाएगा और आज इनका हम वेलकम करते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और अच्छा लगा आप दोनों लोग को देखकर कि यंग लोग हैं, कुछ बेहतर और अलग कर रहे हैं गया के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं आपकी ज़िंदगी और ये जानते हुए कि रिजवान खान है कौन, कहाँ के हैं? आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं मरहूम डॉक्टर QH खान का बेटा हूँ। मैं गया का ही रहने वाला हूँ प्रॉपर। हमारा वाइट हाउस कंपाउंड में गया में, और हमारा सफ़र स्कूलिंग वगैरह ज्ञान भारती स्कूल GBRC बोध गया से हुआ। उसके बाद सारी पढ़ाई आगे की हायर एजुकेशन हमारी जो हुई वो दिल्ली से हुई। मैंने IIM से जर्नलिज्म का कोर्स किया। फिर उसके बाद News 24 का आईजूम्स है, वहाँ से जर्नलिज्म का हमने प्रोग्राम्स किया। हमारे पास ऑप्शंस थे नौकरी के, मगर हमने नौकरी नहीं की। हमने अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, और ख़ासकर हम उन बच्चों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना देखते थे, जामिया और AMU DU, उन बच्चों के लिए हमने काम किया। उसके साथ साथ कोचिंग अपने इस्टेब्लिश किए। उसके साथ साथ हमने दिल्ली पुलिस के प्रोजेक्ट किए। 10 साल दिल्ली पुलिस का प्रोजेक्ट किया, जहां हमने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी। और वो बच्चे आज के दिन में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, वो ABP न्यूज़ हो, आज तक हो, जैसे बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं। TV18 नेटवर्क हो, वहाँ काम कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हमारे हैं जो USA गए, इंग्लैंड में जाके बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये सारी जो बच्चे थे वो सब जामिया से पढ़े, और जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, आप जानते हैं। AMU का बहुत टफ होता है। तो हमने एक काम सिर्फ किया कि बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद जो रिजल्ट मैंने देखा वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है। तो मैं लोगों से भी कहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ बहुत आगे लेकर जाइए। कम से कम ये कोशिश कीजिए कि बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब तो जामिया ने ये कर दिया कि अलग अलग स्टेट में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, पहले दिल्ली जाना जी। होता था। यही हमारी बेसिक सर्विसेज तो है। ये सोशल सर्विस एज एडुकेटर आप कब से शुरू किए और कहाँ ये आपको ये विचार कहाँ से आया? क्या इंस्पायर किया आपको? किसको एज अ आइडल माने आप कि आप एज अ बेस्ट एजुकेटर सोसाइटी में एजुकेशन के लिए आपने काम किया? देखिए, मैं अपना आइडल अपनी माँ और पिता को मानता हूँ हमेशा से। जी। जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ और उनकी जनाजे की नमाज गांधी मैदान स्टेडियम में हुई, हमने उस पीरियड में ये देखा कि उनके चाहने वाले, वो DM हो, शहर के डिस्ट्रिक्ट जज हों, और 5 किलोमीटर गाड़ियों का काफिला। जब जनाजा कंप्लीट हो गया तो लोग कहते थे कि 70 साल तक इतनी भीड़ हमने नहीं देखी। और उनकी जनाजे की नमाज 2 जगह अदा की गई, गया के गांधी मैदान स्टेडियम में और हमारे पैतृक गांव सैदे खाप में। तो मुझे ये लगा कि आखिर क्या वजह है कि लोग उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर जुड़े। तो हमें ये नजर आया कि उन्होंने लोगों की मदद बहुत की, सोशल वर्क काफी। सोशल वर्क किया। जी। आप अंदाजा लगाइए ना कि एक डॉक्टर के पास लोग आते हुए हैं, आते कैसे हैं? बीमार दुख लेकर आते हैं, और खुशियां वो खुशी बांटने का काम कर रहे थे। जी, मर्ज तो लेके। हम मर्ज का इलाज कर रहे थे, और बहुत सस्ता इलाज। लोग कहते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर, इतना सस्ता इलाज। तो मुझे ये लगता है कि हम उनसे कुछ भी सीख सके तो हम सीखें। बिल्कुल। वो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन। मेरी माँ हमारे हमेशा मेरे लिए मेरी माँ और मेरे पिता का 2-3 वर्ड से मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना। मेरी माँ कहती थी कि गुस्से पर हमेशा काबू पाओ। जो इंसान गुस्से पर काबू पा लेगा वो बहादुर होगा वाह। आगे बढ़ने के लिए। और मैंने पिता से ये देखा कि मेरा कहना है, जब बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, कि अपनों से इंसान को जंग हार जाना चाहिए। वाह। अपनों से तब दुनिया से आप जंग जीत सकते हैं। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं सही कि बात। आप आज का समाज में क्या देख रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अपनों से जंग हारिए। मैं लोगों को कहता हूं, अपनों से जंग हार जाइए। अगर आपको बड़ा बनना, कुछ बड़ा काम करना, अगर आप आपस में ही लड़ेंगे
तो आप बड़ा काम, बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, आप उधर ही उलझ सकते। तो मैंने फादर के लाइफ स्टाइल में यही देखा कि वो इग्नोरेंस कैपेसिटी उनकी थी, वो सब चीज़ें दिमाग पर, सर पर नहीं रखते थे और आगे बढ़ते चले गए, लोगों ने इज्जत भी दी। सही बात है। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि सोशल वर्क करना लोगों के लिए ज़रूरी है, एक दूसरे की हेल्प करना, और तालीम पे जो बात है कि आपने जो एक मशाल लेकर के चले, ख़ास करके तालीम को लेकर के, कि आपने फ्री में शिक्षा भी दी, फ्री में लोग को एजुकेट किया। आज आप कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं, बिल्कुल। तो इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत आई होंगी। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं दिल्ली में था, जी। मैंने अपना स्कूल अपने पैतृक गांव में खोला। जी, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। बताइए। और हमने सिर्फ 500 फीस रखी हुई है, मात्र 500। हम ये चाहते थे कि जिस गांव से हम हैं वहां के लोगों को शिक्षित, तो क्या चीज हमने सीखा। प्राइवेट स्कूल वाले तो लूट रहे होते हाँ, हैं। 500 ओनली फीस। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, आज भी हमारे स्कूल आप आइए, गांव के बच्चे। ये जानने वाली बात है लोगों हाँ, 500 फीस पे हमने सर्विस, मुझे जी। किसी चीज की कमी नहीं थी, हम तो दिल्ली में खुश थे। को। बिल्कुल। मगर हमने ये लिखा जहां से हम आए उस रूट के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म, तो हमने क्या पाया, आपको हकीकत बताते हैं और आप समझिए, समाज को समझना चाहिए। मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी। सोच। मैं कहता हूं लोगों से कि आपके घर में बेटी पैदा हो रही है और बेटा पैदा हो रहा है, वहीं से डिफरेंसेस आप शुरू कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बेटी हमारी नहीं है, 20 साल के बाद कहीं और जाएगी, बेटा अपना है। तो तालीम का डिफरेंसेस वहीं से शुरू होता है। मैं लोगों से कहता हूं, नहीं, आप जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ अपनी बेटियों की शादी करने में खर्च करते जी। हैं, उसी जोश और जज्बे से उनको पढ़ाने में पैसा खर्च कीजिए। बिल्कुल। आप लाखों रुपया बेटी के शादी में खर्च कर रहे हैं, आप लाखों रुपया उससे पहले उस बेटी को पढ़ाने में क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? सही बात है। आप शादियों में जमीनें बेच रहे हैं, अच्छी शादी, अच्छा लड़का खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गाड़ी भी देंगे, घोड़ा भी, सब कुछ देंगे। बिल्कुल। आप लड़के को खरीद रहे हैं ना, क्यों खरीदने की जरूरत पड़ गई भाई? क्या वजह थी? आपकी बेटी कहीं ना कहीं कमजोर तो है आप जी। अगर वही 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख उसकी तालीम पर आप खर्च किए होते तो आज प्रॉब्लम नहीं होता। और बेटी को ऐसे बेचना भी ना पड़ता पैसा। अच्छा, ये समाज में यही हो रहा है, आसपास आप देखिए। और दूसरा मेंटल से देखिए, हम लोग कहते हैं ना लोअर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हर लेवल का अलग अलग मिजाज है। हम कहते हैं कि लड़की को पढ़ाने का मतलब है आप एक खानदान को पढ़ा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना काम पीछे हो चुके हैं। आपने अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाया। आप देखिए गौ वगैरह, आज भी हम स्कूल में है ना, कहाँ एजुकेशन है? 10th 12th बस। और आप फिर इस्लाम की बात कर रहे हैं। भाई, अगर आपकी डॉक्टर लड़की नहीं बनेगी तो आपकी लड़की गैर महरम के पास इलाज कराने जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल। अगर आपकी लड़की टीचर नहीं बनेगी तो कहां जाएगा आपकी बेटी, कहां पढ़ेगी? तो आप अपने समाज में डॉक्टर्स पैदा कीजिए, जर्नलिस्ट पैदा कीजिए, टीचर्स पैदा कीजिए, जो समाज को बदल सके। अभी हम लोगों को बहुत जरूरत है, सोच की बदलने की जरूरत है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास जमीनें हैं तो बेच दीजिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो बच्चे आपकी जमीन खरीद लेंगे। वाह, क्या बात है सर। पढ़े लिखे होंगे जी तो बिल्कुल। जमीन खरीद लेंगे। आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जमीन, अब लोग कहता क्या, जमीन उन्हीं बच्चों के लिए तो रखा हुआ है। अरे भैया, वो जमीन किस काम की? आप मरेंगे, बच्चे बेच के फिर खाएगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो। ताली आप अंदाजा लगाइए कि एक जमीन एक आदमी खरीदता, भाई तो सब लोग जमीन ही खरीदते, बाल बच्चों को कोई पढ़ाता ही नहीं। मैं कहता हूं नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ना पॉलिटिशियन को, आप कहीं जाइए तो कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई शिक्षा की बात करता है? अच्छा, स्वास्थ्य की सबकी बात नहीं होती है। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोग। अरे भाई, शिक्षा से रोटी भी आ जाएगा, कपड़ा भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा। अरे भैया, तू सच्चाई अच्छा दे देना हमको। बिल्कुल। मगर अक्सर आप देखिए, रोटी कपड़ा कहता है, भाई आपके पास रोटी नहीं तो क्या पढ़ेंगे? अरे क्या पढ़ेंगे? क्या मजदूर आदमी जिंदा नहीं हो रहा मजदूरी करके? रोटी नहीं कमा रहा है? हर आदमी रोटी कमा रहा है, उसकी एबिलिटी है। आप उठा दीजिए ना भाई, पहले क्या सिस्टम था? मिस की सोच का फर्क है, डिफरेंसेस है। एक मजदूर है, उसके 8 बच्चे, वही सोचता है कि भैया मेरा 8 बच्चा कमाएगा। और एक इंसान के पास 2 बच्चा, वो सोचता है मेरा पढ़ लिख लेगा तो मेरे लिए काफी है। तो वर्क तो 2 तरह के हैं, एक मेंटल वर्क है और एक फिजिकल वर्क है। तो आप जमाना जो है वो मेंटल वर्क का है, फिजिकल वर्क का नहीं है।
एआई का ज़माना है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तालीम का ज़माना है। मैं अक्सर देखता हूँ, समाज में जाता हूँ, मैं अक्सर एकदम सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ, लोग ज़मीनें बचा के रखते हैं, घर बचा के रखते हैं, ठीक है, और जैसे उनका डेथ होता है बच्चा बेच देता है। बिल्कुल, ये मुआशरे अरे आपका फैसला था, मगर बच्चा बदल रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग तरक्की, जैसे हम लोग दिल्ली और बिहार को कंपैरिजन में, हम तो दोनों जगह रह रहे हैं ना, जी, तो दिल्ली में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीचे से लेके पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, 5 फ्लोर्स, 5 फ्लोर्स बनी हुई है, जी, और 5 फ्लोर से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। नीचे रह रहे हैं तो 4 फ्लोर से आ रहे सही हैं। बात। आप देख लीजिए, आबादी घूमी है शहर से लेके यहां तक, वो सिर्फ रहने के लिए। इनकम जनरेशन बहुत जरूरी है। आज लोगों में बदलाव देखा जा रहा है। आप दिल्ली से 30 साल 40 साल पीछे क्यों हो गए? वो ये दिल्ली में एक कॉन्सेप्ट 30 साल 40 साल पहले आया कि बिल्डिंग पूरी तैयार की गई, 4 फ्लोर से इनकम आता रहा, बच्चा भी कमाता है, बाप भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हुए। तो भाई फाइनेंस रहेगा तभी तो तालीम बच्चों को दी रहेगी। आज यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्सेज के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए आपको चाहिए, बिल्कुल। तो वो तो कम से कम अगर फ्लैट से भी पैसा आ रहा है तो 20,000 40,000 रुपए तो एक इनकम हो गया ना आपके लिए, जनरेशन है। तो लोगों से मैं बार बार यही कहूंगा कि आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आपके पास जमीनें हैं, चीजें हैं, तो आप अपने बच्चों को बेचकर पढ़ा दीजिए, पढ़ाइए जरूर, लड़का हो लड़की हो पढ़ाइए। शहर से 10th 12th करने के बाद सेंट्रल, अगर बच्चा, देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बताते हैं आपको। हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएट है, वो 30 से 40,000 का लड़का है। मास्टर्स अगर कर रहा है वो 50 से 60,000 का बच्चा है, और अगर वो 3 साल नौकरी कर लिया, एक्सपीरियंस पा लिया, तो 90,000 का बच्चा है। प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं आंखों के सामने, नौकरियां कैसे लग रही हैं, बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं, किसका वैल्यू कैसे हो रहा। तो आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे का अगर सैलरी 1 लाख रुपए, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, आज बच्चे कमा रहे हैं। कितने साल के बच्चे कमा रहे हैं? 28 साल के बच्चे कमा रहे हैं। हमारी कई स्टूडेंट है गोल्ड मेडलिस्ट है जामिया में, जो लाखों लाख का पैकेज कमा रही है बच्चियां। तो हम लोग अपने आंखें से देख रहे हैं। तो ये सब चीजें किसकी देन है? जामिया मिलिया इस्लामिया की। ये सब किसकी देन है? इसी शहर की लड़कियां जिसको हमने पढ़ाया। वो लोग माँ बाप बोलते हैं, मिलते हैं कि रिजवान सर आपने ये कोर्स, मास्टर इन सोशल वर्क एक कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, MSW। लोगों को पता ही नहीं MSW क्या है। लड़कियां बता रहा हूं शहर की, जो लाखों का पैकेज है जिनका, जिसको कोर्स है, हमने गाइड किया उन्हें, हमने कहा ये कोर्सेज कर रहे हैं आप, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, CSR में 2% खर्च करना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को, उन बच्चियां जो आज पैकेज कमा रही हैं, वो 10 ही लाख का पैकेज कमा रही है। 1 साल का अगर 10 साल कमा रही है बॉस, तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते। आज से आप 20 साल पहले जाइए और उठाइए लोगों को, तो क्या वो उतना पैसा कमा पा रहे थे? नहीं। तो वक्त के हिसाब से परिवर्तन चाहिए, बच्चों पर भरोसा कीजिए, और तालीम से ही आपके और हमारे घरों में खुशहाली आएगी। दो क्वेश्चन यहाँ राइज होते हैं सर। पहला क्वेश्चन है कि आपका मैक्सिमम जो पॉइंट आउट करते हैं आप, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस है आपका, वो है वुमेन एजुकेशन पे। लेकिन एक एज अ अवेयर आपको एक बात बताते चलें कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में चाहे वो वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, एजुकेशन अभी पूरे डिग्रेडेशन पे है, पूरे लोएस्ट रैंक पे है। किसी भी अगर रिलीजियस रैंकिंग पे आइएगा तो पूरे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे सबसे लो एजुकेटेड बच्चे हैं। तो क्या आपके इस 25 साल के दरमियान में आपने क्या ऐसा काम किया है या ऐसा क्या ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चों में बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बच्चियाँ? देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग था, मैं दूसरे हिसाब से बड़े मशहूर टीचर था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करूं, टॉपर्स तैयार कर दूं। मैं अपने बच्चों को, मुझे याद है कि 5 या 6 2006 में मैं मोबाइल देता था टॉपर बच्चे को। अच्छा। मैं कहता था पूरा पैसे वापस ले जाओ तुम अगर तुम 90% लेके आए। हमने 1-2 बच्चे ने 90+ में बहुत बच्चे दिए। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर रहा, अकाउंट्स का टीचर रहा, फिर उसके बाद हमने उसको छोड़ के जामिया के लिए बच्चों को तैयारी किया। देखिए, बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है समाज में। आज बस इसको थोड़ा और करेक्ट करते हुए चले तो आज के मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चों में देखिएगा तो यहाँ ये इस हकीकत को नहीं काट सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि जाओ तुम तालीम हासिल करो, लेकिन जो सोसाइटी है वो उनको
वो पॉजिटिव तरफ नहीं ले जाकर उनको नेगेटिविटी तरफ बहुत ज़्यादा लेके जा रही है। जो पेरेंट्स हैं अलाउ करते हैं बच्चों को कि जाइए आप कॉलेज जाइए, ट्यूशन जाइए वगैरह, अलग अलग एजुकेशन पॉइंट्स पर, इंस्टीट्यूट पर जाइए, लेकिन मैक्सिमम देखा ये जाता है कि मुस्लिम की बच्चियाँ वो वहाँ ना जाकर अपने छूट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ही अभी ज़्यादा ही पीक पर है, जिस कारण क्या हो रहा है कि अपने कम्युनिटी का जो एक फेथ है, जो एक मीन्स एक प्रीमियम थिंग है, वो हम लोग लॉस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इन मैं इस सब बात चीज़ों से पे किस तरीके से में कहाँ कमियां, समझिएगा मेरी बात। बिल्कुल सर, यही समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। एज ए टीचर मेरा मानना है कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है और बनाने की जिम्मेदारी टीचर की है। यहां मैं सरासर माँ बाप को गलती मानता हूं। आपने कैसी तालीम दी कि वो आपकी इज्जत का ख्याल नहीं। आजकल हो क्या रहा है, आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हकीकत है, माँ बाप आज के दिन में बच्चों से बातचीत नहीं कर रहा। तब ना आपको इज्जत का ख्याल। देखिए हमने तो बच्चे टॉपर्स बनाए हैं। मैं बच्चों को जब क्लास में जाता हूं तो शुरुआत यहीं से करता हूं कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है और बनाने की जिम्मेदारी टीचर की। स्ट्रिक्ट भी वही है, सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है। हमारे बच्चे कैसे टॉपर्स बन गए? हमारे साथ ज्यादातर रेशियो जो है वो गर्ल्स का है। आपको पता है दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तो वो थाने के अंदर था। थाने में लड़कियां आती थी पढ़ने फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अंदाजा क्यों आती थी? और आपको ये बात आपको हैरानी होगी, वहीं से 10 मिनट के रास्ते पे मेरा अपना कोचिंग सेंटर था और वहां की फीस पता है आपको? 25,000 रुपए। फिर भी मैं वहां जाके फ्री पढ़ाता था। जब टीचर्स परफॉर्म करता है ना, देखिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को जरूरत बांस की छड़ी है, उसको जैसे चाहिए वैसे। जी, आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा, भाई कौन नहीं बदमाशी करता, हम लोग नहीं करते थे क्या? सही बात। हम लोग स्कूल बंक नहीं करते थे क्या? आपको बच्चों से बातचीत, पेरेंट्स जिनके लिए आप सवाल कर रहे हैं, मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। हम लोग डॉक्टर फैमिलीज थे तो लगता था मेरे फादर बड़े डॉक्टर, हमें भी अच्छा करना है, कोई गलत काम नहीं। तो काउंसलिंग उस तरह का पारिवारिक माहौल बनाना पड़ेगा। तो बच्चा गलत करता तो समझाने की जरूरत है। हम तो मारने के, बहुत बच्चों को मारने के खिलाफ है। बच्चों को मारने की जरूरत नहीं, बच्चा रिएक्ट करेगा, आप उससे काम ही नहीं ले सकते। आप बैठ जाइए, समझाइए, आप उस पर नजर बनाए रखिए। मोबाइल, कई पेरेंट्स हमसे बोलते थे कि सर मोबाइल क्यों देते हैं आप? तुम्हें पेरेंट्स को मालूम है, जो टॉपर्स होते थे ऑब्जेक्ट पूछते थे लोग। मैंने कहा था कि इससे दुनिया वो देखेगी। आप अंदाजा लगाइए बॉस, आज के दिन में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त किताब थी, बिल्कुल, और किताब, कई किताबें आज भी खरीदता हूं, मगर ये यूट्यूब ने कितना रिवॉल्यूशन लाया हमारा, आप सोच सकते हैं। आप जिस सवाल कर रहे हैं, भैया आपके पास तो घर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यूट्यूब से पढ़ाइए ना भैया, अपने बच्चे को मत भेजिए, मगर पढ़ाइएगा ना। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ये बहाना बना लेते हैं कि फलाने की लड़की भाग गई, पढ़ने गई थी। एक एग्जाम्पल देखिए, हाँ, आप बिल्कुल से देखिए, एक एग्जाम्पल से समाज का कितना बुरा असर पड़ता है। हम लोग बच्चों को यही कहते हैं, जब भी क्लास है कि बेटा एक अगर गलती कर रही है तो 99% पीछे जाते हैं, समाज डरता है। बिल्कुल। तो आज के ज़माने में जब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास सोर्स है, तो क्यों ना हम घर बैठे भी तो एजुकेशन घर में, बिल्कुल आप बच्चों को बाहर भेजिए। हाँ, आप एक बात बताइए, मैं सवाल पूछता हूं पेरेंट्स से, जी, आपकी बच्ची को कोई रास्ते में छेड़ेगा तो कहां जाएगी वो? आपके पास या थाने जाएगी? कंप्लेन कहां करेगी? थाने में करेगी ना। प्लेस कहां है? थाना है कंप्लेन करने का। जी। कि डर के वापस घर आ जाएगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी यही लेकिन रियलिटी है कि पहले घर पे डर जाएगी और 4 दिन वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। फैक्ट्स है। देखिए समाज में जरूरत, और 1 हफ्ते के बाद वो घर में ये घटना बताएगी कि हम क्यों 4 दिन से चुपचाप है, रो रहे हैं कमरे में बंद होकर के। नहीं, एग्जैक्टली। उसके बाद ये अगर इस बात को और ज़्यादा थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करें तो ये बात ये है कि बच्चियां डरती हैं, और इसका एक भी रीज़न है कि वो एजुकेटेड नहीं है। अगर वो एजुकेटेड रहती तो वो घर ना आकर वो थाने जाए। उनको अपना हक नहीं पता है, अपना नहीं, लड़कियों को देखिए दबाया। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो भी एजुकेटर हैं, जो अपने कम्युनिटी के हों या चाहते हैं वो किसी भी कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं दबाव डालते हैं? क्योंकि आज सर मैक्सिमम बच्चे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो मैटर नहीं करता है। ये मैक्सिमम बच्चे नेगेटिविटी की तौर पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ़ोन सबके पास है, तो वो पढ़ाई ना करके उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम। देखिए आप, मैंने क्या और बोला, आज के इंडियन जरूरत क्या है? काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल। इंडियन यूथ में सर देखिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे को अलग से प्रिविलेज मिल रहा है यूट्यूब और इंटरनेट का,
एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के आप ये मानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस 25 साल से काम कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे देश के बच्चों में और इंडिया के बच्चों में? स्किल नहीं है हमारे पास, देखिए हमारे क्वालिटीज़ नहीं है हमारे पास। देखिए मैं अगर एज ए टीचर आप पूछिएगा, आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने ऐसे ऐसे बिहार के बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाया जब वो जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता। देखिए किसी भी लोग, आप सही डॉक्टर के पास जाइएगा तब ना सही इलाज कराइएगा। क्या बात पहले तय समझिए, आप सही टीचर के पास जाइएगा तभी सही से इलाज होगा। बिल्कुल। तो पेरेंट्स, जैसे मान लिया जाए हर टीचर जामिया की तैयारी नहीं करा सकता, हर टीचर एमयू की तैयारी नहीं करा सकता, फिर स्पेशलाइज क्यों बनाया गया? जी, समझ रहे ना? तो आपके अंदर, जैसे माँ बाप पेरेंट्स के अंदर क्या है? हिचकिचाहट। मैं तो आपको मैं स्कूल खोला हुआ हूं ना, 500 रुपया फीस है, वो भी उन लोगों को ज्यादा लगती है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुझे देने के लिए पैसा तो चाहिए। हम लोगों को कहते हैं कि आप दो चीजें हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म है, कहां हमें नुकसान हुआ इसको समझो आप। हमने नंबर्स पर काम किए, हमने क्वालिटी पर काम नहीं किया भाई। मुसलमानों ने क्या मदरसे कितने खुले हैं आप उठा लो, उन्होंने सिर्फ नंबर्स बना दिए डेली 10 कि भाई यहां पर 100 बच्चे को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप समझो, नंबर्स पर खेल हो रहा। तो नंबर से खेल के भाई तो लोग चंदा भी दे रहा है कि ना भैया यहां से तेरे बच्चे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। नंबर्स पर नहीं, क्वालिटी पर खेल कर। फिर सवाल ये होगा कि सर बाकी बच्चों को छोड़ दिया जाए, आप ही सवाल करेंगे, समाज पूछेगा। मैंने कहा था नहीं, जितने बच्चों पर भी काम किया जाए वो क्वालिटी पर काम किया जाए। आप देखा ना यहां हिंदुस्तान में मदरसों का जाल है, क्या हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा कर पाए? यही चीज देखिए फर्क है बिहार में। मैं आपको लेकर चलता हूं बैंगलोर और बिहार पर लेकर चलिए। बैंगलोर में इतना बढ़िया काम हुआ है कि जो मदरसे से हिफ्स के बच्चे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। एब्सोल्युटली, साहिन वगैरह। यहां नहीं हो पा रहा, क्यों? आपकी सोच नहीं बदली। यहाँ हाफिज बनने के लिए कितना साल चाहिए? 5-6 साल। अगर हाफिज डॉक्टर बनेंगे तो कमाल हो जाएगा देश के अंदर। सही बात है। टीचर बनेंगे कमाल हो जाएगा देश के अंदर। मगर ये हो रहा है, जहां हो रहा है, बैंगलोर चले जाइए। मैं अलमीन गया हैदराबाद, जी, मैंने देखा हूं, 1 हफ्ता रहा हूं। क्या एजुकेशन, जितनी बातें होती थी सब मस्जिद के अंदर होती थी। बिल्कुल। तालीम पर वो लोग काम कर रहे हैं। मदरसे से इस चीज को जो उलमा लोग हैं वो लोग सोचते हैं, पहले तो जब जहालत का दौर था तो फतवा भी आता था कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, साइंस के फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन लोगों में आई तो ये सारी चीज़ आम हुई कि नहीं, इंग्लिश भी सीखना है, साइंस पे भी फोकस करना है, साइंटिस्ट भी बनना है। तो ये सारी चीज़ें मदरसे में भी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज ये तय कर लीजिए कि एजुकेशन को 3 पार्ट में बांटिए। मैं लोगों को कहता हूं 3 पार्ट्स में एजुकेशन को बांटिए, ठीक है? सबसे पहला मदरसा जरूरी है भाई। जनाजे की नमाज बच्चे को नहीं पढ़ने आ रही है, नमाज पढ़ने नहीं आ रही है, दुआ नहीं आ रही है, तो ये भी हुआ, खतरनाक हो गया। ये सबसे जरूरी, मैं कहता हूं माँ बाप को सबसे पहले बच्चों को तालीम, इस्लामिक तालीम दिलाइए। जी बिल्कुल। उसको इस्लामिक तालीम में अदब मिलता है, उसको वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। बड़ों कैसे उसको रहना है समाज में, नमाज कैसे पढ़नी है, दुआएं कैसे मानी है। माँ बाप का डेथ हो गया, जनाजे की नमाज नहीं हो रहा, नहलाया कैसे जाएगा, माँ बाप को नहीं पता है, बच्चों को, बच्चा तो रह रहा, आपने हाई फाई बना लिया। इस्लाम की नॉलेज, नमाज क्या होती है, दुआएं, सब तो मालूम। फर्स्ट मैं बोलता हूं मदरसे का नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। इस्लामिक नॉलेज आप बच्चों को दीजिए, उसके बाद आप एकेडमिक पे जाइए, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में आप प्रोफेशनलिज्म पर जाइए, तब कमा सक्सेसफुल स्टोरी है। अब देखिएगा हो क्या रहा, दोनों तरफ बर्बादी हो रही है। जी, जो मदरसा पढ़ रहा है वो इंग्लिश मीडियम को छोड़ रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है वो मदरसे को छोड़ रहा है। सही बात है। तो दोनों ना था। तो यही अच्छा, मेरा सवाल था कि इनको मर्ज करना चाहिए, एक साथ लाना चाहिए मदरसे में। ये कौन करेगा? साइंस, हमारे उलमा जो इसको इसके अंदर इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। आपको आपकी सोच क्या कहती है? मैं तो कहता हूँ कि जरूरी है। नहीं, बेसिकली क्वेश्चन सर ये है कि मान लीजिए कि आपने कहा कि पहले अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना Absolutely, चाहिए, हाँ। उसके बाद फिर एकेडमिक पे जाइए, फिर प्रोफेशनलिज्म पे जाइए। तो आप क्या मानते हैं कि क्या इसमें कठिनाई है, या क्या इसमें रोड़ा बन रहा है कि हम लोग अपने रिलीजियस एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन के साथ मर्ज नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है कि जैसा जनरेशन उसका असर। आप एक बात बताइए, नर्सरी में बच्चा पैदा हुआ, आपने कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया,
देखिए जनरेशन, ठीक है, वो जब बड़ा हुआ, उसकी शादी ब्याह हुआ, तो वो भी अपने बच्चे को वही किया। सही बात है। बहुत सारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता। बिल्कुल, डेफिनेटली इस बात का बिल्कुल बहुत अवेयर है हम कि कुरान तो बहुत दूर की बात है सर, उर्दू पढ़नी नहीं आ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई समाज का भला क्या करेगा? आप एक बात बताइए, एक लड़का है कॉन्वेंट स्कूल से थ्रू आउट पढ़ा हुआ, बहुत सक्सेसफुल है, उसको ज़कात नहीं पता कि ज़कात कैसे देंगे, गरीबों का हक क्या होता है, मेरे रिश्तेदारों गरीब में क्या हक है, तो क्या कर लेगा भाई सोसाइटी का? मैं कहता हूं कि मैं उसको कामयाब मानता हूं जो इंसानियत की मदद करे, जो एक अच्छा इंसान। ठीक। अच्छा इंसान कौन होगा? जो भूखों को खाना खिलाएगा। कमाता तो सब लोग है, जीता तो सब लोग है, बिल्कुल तो हमें एक अच्छा इंसान ये करना, बनाना है समाज में। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे आप देखिए कि मैं अपना मानता हूं, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स है जो हमने ऑब्जर्व किए। जी। जैसे एक इलाके से एक लड़का अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में चला गया तो वो इतना घमंड में है वो समाज से सबसे पहले कटेगा। जी। तो कहां से फिर जामिया में बच्चा जाएगा भाई? बिल्कुल, गाइड करने वाला कोई नहीं है ना, बताने वाला वो तो समझेगा कि समाज में हम सबसे पावरफुल आदमी हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम चले, एमयू चला गया। ये बड़ी बीमारी है हमारे समाज में। और अपने आप देखिए पटवा टोली का नाम सुना, बिल्कुल आईआईटीएन निकल रहे हैं, बिल्कुल। कौन लोग हैं जो वहां से कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के दिन में क्या होना और चाहिए, सर- मेरा मानना है, क्या मैं जितने बच्चों को पढ़ाया मैंने फ्री में, मैं आपको बताता हूँ, मैंने उन सबको यही बात कहा कि तुमको आज मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूं, तुम भी कम से कम एक बच्चा को पढ़ाना। और अब यकीन, बदलाव ऐसे होता है, बदलाव ऐसे होता है समाज में। मैं अकेले क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं भाई। सही। अगर मेरा अपना मानना है कि मैंने अगर 1000 बच्चे वैसे निकाल दिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर उन्होंने एक एक बच्चों को भी पढ़ाया होगा, 1000 ने 1000 नए बच्चे हुए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि हम क्यों ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मिशनरीज स्कूल पूरे भारत में चल रहा है, मिशनरीज स्कूल का ये मिशन है। अब ये मिशन डायरेक्ट खोल के तो नहीं आता है, लेकिन ये मिशन है कि भाई जो भी बच्चे हैं अलग रिलीजियस के, उनको कन्वर्ट कराना है, उनको जो क्रिश्चियनिटी सिखाती है, जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है, उनको वो उसके अंदर डालते हैं। चाहे आप किसी की भी चाहे पंडित के ही बच्चे हों, अगर नाजरत में पढ़ रहे हैं, क्रेन में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। उस वक्त वो वहाँ पे अपनी आवाज़ों को वहाँ पे अगेंस्ट नहीं राइज करते हैं कि भाई मदरसे में ना पढ़ के आप मिशनरीज़ में पढ़ा रहे हैं। और हम भी यही नहीं कोशिश करते हैं कि मिशनरीज़ के कॉन्सेप्ट को हम मदरसे में सेम कॉपी करके हम वहाँ पे देखिए बात क्या है ना, आप ये अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए एक बात और बताएंगे, हम बताना चाहूंगा मैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ के पढ़े? मदरसे से। हाँ, उन्होंने उनकी स्टोरी पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर उनकी किताब है, एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए हमें एक चीज और देखिए ना, ऑब्जर्व कीजिए ना, जिस पॉइंट क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं आपको अलग लेके बिल्कुल सर, चलता हूँ, बिल्कुल। और आप सोचिए इस बात पर। जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, आज किसी से पूछिएगा हर बच्चा बता सकता है पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। उसके बाद कई लोग प्रधानमंत्री बने, उनमें से कई नाम बच्चों को नहीं याद। मैं एग्जाम्पल के तौर, मैं टीचर हूं, मैं बता रहा हूं, हम बच्चों से पूछते हैं हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट। मगर पूरी दुनिया को यह पता है कि सर सैयद, वो एजुकेशन मिनिस्टर ने सर सैयद। तो देखो दुनिया उन्हीं को याद करती है जो अलग काम करते हैं। बिल्कुल। सर सैयद आज नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन उनकी नाम जिंदा बातें है, होती है। जिंदा है। हाँ, जिंदा है बिल्कुल, जब तक EMU है तब तक उनका नाम जिंदा है। जिंदा भाई, हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने सर सैयद को नहीं देखा। नहीं बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा। प्रधानमंत्री तो बहुत बने, एजुकेशन बहुत बने, हमने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल उनसे कलाम। ज्यादा सर सैयद को लोग जानता है। फैक्ट है। सही बात है। आप हर साल सर सैयद डे मनाया जाता सर है, सैयद पूरी डे दुनिया जश्न मनाती है। तो अकेला आदमी, आप अंदाज उसकी सोच अंदाजा लगाइए। हम तो अलीगढ़ पूरा घूमे हुए, जी। जामिया घूमे हुए, तो मगर जो इज्जत देश के अंदर सर सैयद को मिली, मगर भारत रत्न मिला, सर सैयद को नहीं मिला। आज तक नॉमिनेट नहीं किया गया। आज नाम जिंदा है ना। बिल्कुल। तो सर एजुकेशन को थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए सवालों का थोड़ा रुख बदलते हैं। क्या आपको ये बात लगता है कि जो मुस्लिम के रहनुमा थे या मुस्लिम की जो हिस्ट्री थी आज वो मिटाई जा रही है, तो क्या ये कितना
बेहतर है आज की युवाओं के लिए या जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बच्चों के लिए, कि अगर वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री को अगर मिटा दिया जाता है या उनको नहीं बताया जाता है तो वो आगे आने वाले फ्यूचर में कितना इफेक्ट करेगा उनके साथ? देखिए, ये सोचना होगा ऐसा क्यों हो रहा, इसके पीछे रूट कॉज क्या है। हमने आपको बेसिक रूट कॉज, आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन, लड़ाई वाला होना चाहिए ना। सही बात। इसका मतलब आप कमजोर हैं, खुद से लड़ने में सक्षम नहीं है। नहीं। आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखिए एक्चुअल में होता क्या ना, पॉलिटिक्स को आप अलग उठाइए, अगर आप इंसानियत का काम कीजिएगा ना तो दुनिया आपको जिंदा रहते याद रखेगी। मैं लोगों को कहता हूं, दूसरों के जिस दिन आपने फायदा पहुंचाने वाला इंसान बने ना, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले इंसान बने तो आप बहुत बड़े इंसान बन गए। तो इंसान को दूसरों को फायदा पहुंचाना, देखिए निगेटिव आस्पेक्ट, हमने आपको क्या बोला कि बड़ा आदमी बनना है तो अपनों से जंग हारनी पड़ेगी। सही बात है। बड़ा आदमी बनने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव माइंड क्यों जाएं? हमारे हक में हम एक इंसान है, मुसलमान है, हमारा क्या सोच है, हमारा क्या ईमान है कि हम पैदा हुए हैं और हम मरेंगे। हमने अपनी आंखों के सामने सबको मरते हुए देखा है अपने परिवार में, तो मुझे ही मालूम है कि एक दिन मरना है। सही बात। तो मैं अपने हिस्से का क्या काम अच्छा कर सकता हूं, इंसानियत का अच्छा काम क्या कर सकता हूं, लोगों की मदद करना। जिस दिन मैं कहता हूं लोगों की आप मदद करने वाले आदमी बन जाइएगा ना, जिस दिन, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाइएगा। आप अपने अंदर पहले जज्बा लाइए लोगों की मदद करना। हमने आपको एग्जाम्पल क्या दिया, पीछे हटे, एक बच्चा जामिया का बन गया तो समाज से कट गया, पहले वो अपने आप को सबसे अलग दिखा रहा, आईएएस बन गया तो और इलाका ही छोड़ दिया, कहीं और रहने लगा। कहां इसे, कहां इधर रहना, मेंटल सेट कहां है, इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं पता। मैं तो जब जर्नलिज्म कर रहा था, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं ज्यादातर फ्रेंड जो थे हिंदू थे, तो हम लोग का अक्सर डिबेट होता था। तो जर्नलिज्म स्टूडेंट में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, वो लड़की थी, कि रिजवान तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ शराब क्यों हराम है, क्यों नहीं पीते हो तुम? कई मुसलमान पीता था, मगर वो लड़की मुझे प्रिंट आउट की। तो मैंने उसको जवाब दिया कि यार ये मेरी तरबियत माँ बाप से, और उसको हराम इसलिए कहा गया कि इंसान होश में नहीं रहता उसको, ये मेरी माँ की अक्सर ये होती थी, ठीक है ना। तो वो बोली कि मतलब, मैंने कहा तुमको डाटा समझाते, एक बात बताओ, तुम यंग लड़की हो, हमने कहा कि तुम्हारी एज 28 साल हो, बोली हाँ। मैंने कहा पूरा ड्रिंक कर लो और गाड़ी चलाओ तो तुम क्या उम्मीद रखती हो तुम नहीं हम तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा एक्सीडेंट एक्चुअल में नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम मरी तो कितने लोगों को तुमने मार दिया। जो उम्मीदें माँ बाप की थी, तुम्हें 28 साल तक पाला माँ बाप ने, तुमने देश का कितना बड़ा नुकसान किया। तो वो लड़की मेरी बातों से इतनी इंस्पायर्ड हो गई, बोली कि तुमने बहुत बड़ी बात बोली। हमने कहा तुम उठा लो डाटा, नौजवान लोग मरते हैं पार्टी बना के, किसका नुकसान है? असल में तुमने अपने माँ बाप को जिंदा रहते मार दिया। कि मैं कहता हूं कि जवान बच्चों के कंधों का माँ बाप पर बोझ होता है, जनाजा उठाना, बच्चा नहीं सोचता। बाइक एक्सीडेंट हो रही है, आप देखा गांव इलाके में जाइए, एक्सीडेंट हो, बाइक एक्सीडेंट हो गया। अब भाई 28 साल तक माँ बाप तुमने जिंदा रहते हुए उसको मार दिया अपने माँ बाप, तुम तो चले गए दुनिया छोड़ के, मगर वो मर मर के जी रहा। सही बात है, आंसुओं के साथ जी रहा। तो जो चीज मना की गई, हम लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बात में ताकत होती है। जो बड़े, मैं तो कहता, मेरी माँ कहती है कि गुस्से पर जिसने काबू पा लिया वो सबसे बड़ा बहादुर। हमने एक्सपीरियंस देखा। बिल्कुल। तो जरूर है, देखिए आपको और हमको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब हिंदू बेस्ट फ्रेंड हैं जी। आप अच्छा काम कीजिएगा ना समाज में, आपको इज्जत समाज देगा। मैं तो आपको नहीं जानता, आपने मुझे फोन किया, हमने बोला, कहीं से सुना तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा अपने हिस्से लोगों को मैसेज यही होना चाहिए कि आप लोगों की मदद करने वाले बन जाइए। जी। जिस दिन आप हर आदमी मदद करने वाला बने ना भाई, रिजवान ही या आप ही क्यों बने, मदद करने वाला किसे? भाई हमें जो नॉलेज हम शेयर करेंगे, लोगों को तालीम देंगे, बेहतर कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच, हम लोगों को कहते हैं कि हमेशा आप पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, आप पॉजिटिव सोच में बने। आप देखिए ना, भारत रत्न अवार्ड, नोबेल अवार्ड, ये सब देख रहे हैं, मुसलमानों को मिला नहीं मिला? सही बात। अच्छे काम से मिला ना, मेहनत की उनको मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न अवार्ड मिला ना, मौलाना अबुल कलाम साहब को मिला ना, जाकिर हुसैन साहब को मिला ना। क्यों मिला भाई? अच्छा काम किया तो मिला।
दुनिया आपको भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आदमी का, क्या जी रहा है वो आदमी? 50 असल में उसकी लाइफ जो शुरू होती है वो 25 साल के बाद, सही बात। 25 से 25 बिल्कुल जो कुछ भी बनाना है कमाना उसी साल में बना लीजिए, 25 साल के बीच में। हर आदमी। फिर दूसरे नए नए जनरेशन आते हैं। तो हम लोगों को कहते हैं यार कि निगेटिव एनर्जी की तरफ मत जाइए, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच जाइए और लोगों की मदद। अल्लाह ताला देखिए, मदद मेरा अपना मानना है, हम एक वर्ड्स हमारे यहाँ कहा जाता है गैबी मदद। आप जी। देखा नहीं कोरोना में कितने लोग मर गए, हम लोग जिंदा हैं ये गायबी तो अल्लाह ने हम लोगों को जिंदा रखा है कुछ बेहतर के लिए, सही बात है। मैं मानता हूँ। पर हमने देखे हैं एज ए रिपोर्टर्स दिल्ली में जी लोगों को पैसा करोड़ों रुपया नहीं बच पाए, तो हमें और आपको, हम कहते हैं लोगों जो जिंदा हैं उसको सेकंड लाइफ है, तो बेहतर समाज के लिए। तो आपको और हमें मौका दिया बेहतर के लिए सोच के। भाई निगेटिव देखिए, आप जितनी अच्छी सर्कल में रहिएगा उतना अच्छा बनिएगा। जी हम अगर रिक्शे वाले के बगल में बैठेंगे तो रिक्शे ही वाला सोच में रहेगा, अगर हम बिजनेसमैन के बड़े स्कूल वाले के साथ बैठेंगे तो बड़ा स्कूल खोलने का। तो अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोसाइटी के साथ लोगों को बैठने के लिए जरूरत है। बच्चे आप जो बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम खुद पेरेंट्स है उसके लिए। अरे भाई आप आपके पास वक्त नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, मां को वक्त नहीं है, बाप को वक्त नहीं है, एक टेबल पर खा नहीं रहा है। भाई 3 टाइम का खाना होता है ना, तो जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो माँ बाप सोया हुआ है। दोपहर में आया बच्चा, देखिए हो क्या रहा, सच्चाई है, दोपहर में आया तो माँ बाप अपना कमा रहा है, और रात में इतना वक्त आ रहा है कि बच्चा सो रहा है, सो गया है। सही बात। और संडे का दिन है वो भी समय नहीं। तो पेरेंट्स को भी जरूरत है कि अटेंशन, अगर कुछ हो रहा है तो अटेंशन उनको भी जरूरत है। सर आपके जर्नलिज्म की लाइफ पे आते हैं, एक वो भी आपका पार्ट है, आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट जर्नलिज्म भी है। तो इस फील्ड में आपको किस किस परेशानियों का सामना और अपने आप को अभी तक कितना अचीव कर चुके हैं, देखिए इसके बारे में बताइए। परेशानियां हर जगह, जी यहां से जब दिल्ली गए तब परेशानी हर जगह था, और डेली यहाँ परेशानी। भी परेशानी है। लाइफ पे इंसान अगर परेशान नहीं तो सीखेगा कैसे भाई? जी। देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि हमारे जो टीचर्स थे, हमें, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो पूछे कि क्या करना है, तो मैंने कहा था कि मुझे नौकरी करने वाला इंसान नहीं बनना है, नौकरी देने वाला इंसान बनना। वाह। हमेशा इस माइंड सेटअप था। जी ठीक है, देखिए सवाल ये है, बोलना बहुत आसान है, नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला इंसान, शब्द बहुत आसान है, अच्छा था, मगर आपको लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं तो वो आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। जी ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से नहीं चलता, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियां। जब मंथ आता है तो सैलरी आपको पे करना होता है, भाई नौकरी करते तो सेल्फ सैलरी आपको आती। तो मेरे लिए खुशी है, मैं उस चीज को खुशी के तौर पर देखूंगा कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो आज नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, ये मेरा अचीवमेंट है। मैं ये सोचता कि अगर मैं अकेला होता तो सिर्फ नौकरी करता, मगर हमने नौकरी के लायक कई लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचा के बनाया, बिल्कुल। और आज वो दूसरों की, तीसरों की, चौथों की बहुत बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा सब। सही बात। प्लाज्मा न्यूज़ की शुरुआत कब हुई? देखिए प्लाज्मा हमारा अलग अलग चैनल है, प्लाज्मा कोचिंग सेंटर है, प्लाज्मा न्यूज है, प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव है, अलग अलग नहीं, प्लाज्मा की कहानी बताइए। प्लाज्मा पहले तो देखिए नाम डिफाइन। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरी क्या सोच थी, देखिए मेरा कभी ये नहीं रहा कि मैं नौकरी करूंगा, ठीक है। जब यूट्यूब का मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, यूट्यूब का जब जमाना आया, मैं बोलता अच्छा था, हमारे टीचर्स बोलते थे यार कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं लिखता भी बहुत अच्छा था। मुझे ये लगता था, मुझे कई लोगों ने चैनल से बुलाया नौकरी के लिए, हमने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी। अच्छा। हाँ, मुझे देख के लोग, मुझे याद है एक समय में सहारा वालों ने भी मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मुझे लगा कि यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कई स्कूल से ऑफर्स थे। सही बात। कि भाई आप वहां पे काम कीजिए चीजें। देखिए मेरा शुरू से एक मिजाज रहा कि हम आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं। जब आपको आज़ादी मिलेगी तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया में अपनी बात, लोगों की बात पहुंचाना, ये मेरा मकसद था। जब हम यूट्यूब पर भी आए कि ये सोचते थे कि हम अपने बारे में लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, घर के ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसी कोई ऐसा नहीं था कि सीरियस था कि मैं जर्नलिज्म करना, इस तरह नहीं। भाई अपनी चीजें थी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ड्राइंग रूम तक, बस ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा करना है, चीजें करनी है। एक जुनून था, उसके पीछे लगे रहे। हाँ, बस करते चलना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि ये करना है, बहुत पैसा कमाना है, ये सब कभी। देखिए मेरा अपना एक और बात मानना, लोगों को मैं कहता हूं कि लोगों को कमाओ, पैसा नहीं कमाओ, लोगों को कमाना सीखो।
सही बात है। अगर अच्छे लोगों को तुमने कमाना शुरू कर दिया, पैसा तो फिर पीछे से आना शुरू हो जाएगा। अच्छे लोगों को कमाइए, बेहतर लोगों को कमाइए, जो आपके एक फोन पर काम कर दें, ऐसे लोगों को कमाइए आप। सर आप जर्नलिज्म की दुनिया से हैं और वहाँ के हाव भाव सब कुछ जानते हैं, जर्नलिस्ट को पहचानते हैं कि क्या चल रहा है। गोदी मीडिया नाम का एक कुछ कहा जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, कॉर्पोरेट प्रेशर है, हम्म, ठीक है, आप जानते हैं, जी। और हर चैनल पे यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हम्म। टीआरपी वही है। तो आप भी देखना चाहते हैं, सरकार हाँ, involve- हम भी देखना चाहते हैं हिंदू मुसलमान, बिल्कुल। तो वो तो हमारी कमजोरी पकड़े हुए। हम्म, डिबेट चल रहा है, एक तरफ मौलाना, एक तरफ पंडित को बैठा दो, आपस में लड़ता रहे, में मुर्गा- मगर जनता समझ गई है, ये खेल को जनता अब समझ गई है। नहीं, मेरा कहना है कि सरकार इन्वॉल्व है। क्यों नहीं, Puppet- ऑब्वियस सी बात भाई, जर्नलिज्म में ऐड कहाँ से आता है, चैनल चलेगा कैसे, सैलरी इतनी बड़ी करोड़ों का पैकेज जाएगा कहाँ से, एंकर को पपेट बना ऑब्वियस सी बात। हाँ, सब लोग आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं, बोले कि हाँ हम लोग दबाव में हैं, तो फैक्ट्स है। कोई अगर क्लास 6-7 का लड़का अगर हमारा चैनल वीडियोस देख रहा होगा, तो आप उसको क्या गाइड कीजिएगा कि वो कैसे एक बेहतर ज़िंदगी, पहले तो कैसे एक बेहतर सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, दूसरा जो आपका फील्ड है कि कैसे अगर कोई चाहे कि अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहे तो उसको क्या रास्ता आप दिखा सकते हैं, ये दोनों, एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकता है क्लास 7-8 का बच्चा, और अगर साथ ही चाहेगा कि हम बेहतरीन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकता है, एक रास्ता आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर गया का बच्चा हमें देख रहा है, तो मैं उसे कहूंगा कि 10th एक अच्छे स्कूल से तुम करो, जी। 12th भी अच्छे स्कूल से करो, गया में ही करो, ग्रेजुएशन के लिए जामिया में अप्लाई करो। मान लीजिए सर, अगर बहुत सारे जामा भी एक कैपेबल है, वो उनके पास भी हाँ, नहीं है, है, मैं आपको बताता हूँ, एकेडमी में मैं कभी प्रेफर नहीं करता, 9th में 10th में, क्योंकि बहुत परेशानियां हैं, आप इतना आसानी से सोच रहे हैं ना। मेरा सर कहना ये है कि मान लीजिए कि जामिया में कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता है, हाँ, तो क्योंकि जामिया भी चंद लोगों के लिए है, पूरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है जामिया, तो फिर वो क्या करे, जामिया की जैसे और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आप प्रिफर हाँ, नहीं, ये है कि देखिए, कहीं भी रहे, जामिया से पढ़े, बिहार से पढ़े, कहीं भी 10th का अच्छा रिकॉर्ड रखे वो। देखिए, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। लोग कहता है, आप किसी छोटे बच्चे से पूछेगा ना, क्या करना है जी, तो डॉक्टर बनना, क्या करना है जी, इंजीनियर बनना, अरे भैया वो तय नहीं करेगा, तय करेगा मार्कशीट 10th का, कि तुमको आर्ट्स मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा कि साइंस मिलेगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप, ये पहली सीढ़ी आप पहली सीढ़ी है। तो 10th, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, क्या होता है, 90+ ला रहा है 10th में, कॉमर्स ले रहा, वही लोग बहुत अच्छा कर, तो लोग कॉमर्स को यहाँ खराब समझता है। सर्कल कोई 90% ला रहा है 10th में, आर्ट्स ले रहा है, बिल्कुल। तो उस सोच का फर्क है, यहाँ सोच का, यहाँ कॉमर्स को आर्ट्स को खराब समझा जाता है, दिल्ली बहुत अच्छा समझा जाता। कॉर्पोरेट में लोग सीए बन रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा, बिल्कुल। जैसे यहाँ MSW मास्टर इन सोशल वर्क को कुछ नहीं समझा जा रहा है, जामिया में समझ रहा है, लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, कहीं भी तालीम, सब जगह पे अच्छी तालीम लीजिए, और मैं बच्चों को कहता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर जाइए, आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घुस गए ना, तो सब कुछ आपको मिल गया। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, प्लेसमेंट दे रही हैं, अंदर ही से दे रही है ना भाई, लोग आ रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शन लेके चलिए। जामिया है, AMU, DU के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। मैं छोटे बच्चों को नहीं बोलता, इसलिए कि परेशानियां बहुत है। 6 में आप बच्चे भेज दिए, खाने पीने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है। 9 है बच्चा परेशान, माँ बाप भी परेशान जी। तो मैं परेशानी से बचने के लिए लोगों को बोलता हूँ, आप 11 से, ठीक है, बच्चा मैच्योर हो गया, 11 से भेज दो। तो 11 से ही आप गाइड कर दीजिए, कुछ रास्ता बताइए, जैसे कुछ एग्जामिनेशन है जो आपकी नज़र में है कि हाँ, जर्नलिस्ट जैसे है, नहीं, 11 में जैसे जामिया आर्ट्स कॉमर्स साइंस कराता है, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराता है, फिर आप पहले इंटरनल सीट्स हुआ थी, अब तो इंटरनल भी खत्म कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो आप 11th एक ऑप्शन है आपके पास। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएट अगर हो रहे हैं जामिया से तो और अच्छी बात है। 11th-12th करने के बाद ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम होता है, अब CUT के थ्रू होता था, पहले जामिया अपना कराता, कुछ कोर्सेज अभी शायद है उनके पास, बाकी सब CUT को दे दिया, ठीक है। तो होता क्या है ना कि आज सारी चीजें या गाइड अवेलेबल है, सही टीचर का चॉइस कीजिए। जामिया कौन टीचर एक्सपर्ट है, कोचिंग आज पैसा क्यों ले रही है, एक्सपीरियंस का, बिल्कुल। अच्छे भाई पैसा लगाइए। मैं लोगों को कहता हूं, बहुत सारे लोग समझता नहीं है इस बात को, हम लोग 3 लोग बैठे हैं ना जी। हम सब पर माँ बाप ने पैसा लगाया, सही बात है। समझिए, पैसा लगाया तब तो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। आप पर पैसा लगाया तब ने पैसा कमाइएगा, इन पर पैसा लगाया तब। तो माँ बाप को पैसा लगाना बच्चों पर सीखना पड़ेगा, पैसा लगाइए। तालीम बिना पैसे के कहाँ मिल रही है, कहीं मिल रही है क्या, अच्छी कोचिंग मिल रही है क्या? आज लोग एलन और आकाश बच्चे को भेज रहा है,
डॉक्टर्स कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं? नहीं, ना के बराबर। तो क्या गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? आज तो यूट्यूब है, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? फिर वही आपका क्या गाइडेंस, हम कहा Guidance गाइडेंस जरूरी है। आपके पास रिसर्च करने की जरूरत है। क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे? बिल्कुल पढ़ेंगे। एक बेहतरीन गाइडेंस या एक बेहतरीन टीचर का चयन बच्चे कैसे करेंगे? क्या देखिए, उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा ना, अपने सीनियर्स से, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सीनियर उनके खुद वाली educated नहीं है तो आजकल क्या है ना, आज बहुत सारी ऐसी कोचिंग सेंटर्स है जो फ्री में दे रही हैं यूट्यूब पे। काउंसलिंग कराती है। हाँ, IAS IPS जैसे बड़े टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल, फिजिक्स वाला है, खान सर है, फिजिक्स वाले का एक अच्छा है सर, आप देखिए बहुत सारा है, बिल्कुल। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है। अलग सर। आप ऐसे कुछ नहीं करना। बेस्ट कोचिंग सेंटर इन ओखला, बेस्ट कोचिंग सेंटर। जब भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? जामिया में है। आप यूट्यूब पर दाबिए, देखिए वीडियोस का सीरीज आ जाएगा। बेस्ट कोचिंग सेंटर इन जामिया नगर, तुरंत बता देगा। 10 कोचिंग, बेस्ट कोचिंग इन अलीगढ़ फॉर एंट्रेंस एग्जाम, दबाइए, आपके हाथ में सब कुछ है यूट्यूब पे। आप वहां से एक से एक लोग हैं, लोग सब यूट्यूब पर, सारे बड़े बड़े टीचर यूट्यूब पे आ चुके हैं। फिर आप जब टूर पे जाते हैं तो बेस्ट होटल खोजते हैं, एब्सोल्युटली, तो सिर्फ वही तो बेस्ट कोचिंग भी खोज सकते हैं। बेस्ट कोचिंग, यहाँ से माइंडसेट करना, सब कुछ सर मिलेगा थोड़ा आपका। सा हम आपको अलग तरफ करेंगे, क्राइम की तरफ। एक सवाल मेरा ये है कि क्राइम का जो रेशियो बढ़ा है इन दिनों, खास कर बिहार में, आसपास पटना, गया, शेरघाटी, इसको क्या लगता है, इलिटरेशन की वजह से, या फिर एक शौक जग गया है, या सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है? क्या लगता है आपको, पढ़ाई लिखाई का कितना योगदान है क्राइम की दुनिया? देखिए, क्राइम जो होता है ना, इसमें प्रशासन की नाकामी मानी जाती है क्राइम के बढ़ने का मतलब। इसका मतलब उसको डर और भय खत्म हो चुका। सारा खेल यही है, क्राइम का मतलब समझ लीजिए। जी। जिस दिन पुलिस का डर आपको और हमको ये लगने लगेगा कम, उसका एक्शन नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी। आजकल क्या है ना, क्राइम का हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे देखते हैं जी। कि अलग अलग क्राइम, हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, सही बात है। ठीक है ना। व्हाइट कॉलर आपको लगेगा नहीं, मतलब उजला कुर्ता पैजामा पहनेगा और वो क्रिमिनल है। देखिए, क्राइम अलग अलग टाइप का है। एक आदमी है, मर्डर किया और चला गया जेल, उसको ये पता है कि हम मर्डर किया है, मेरा नाम फट गया, चले गए जेल और वहां से उगाही कर रहा है। वैसे लोगों को काउंटर कर देना चाहिए। ये प्रशासन को, हाँ, काउंटर्स जितने होंगे, आज यूपी कैसे सुधर गया? काउंटर की जरूरत है एकदम। तो सर ये कंट्रोवर्शियल हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरीके का अगर व्यवहार अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट करता है, तो जिस तरीके से आपने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम जो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है, अगर कोई एक पेपर लीक कराता है, जिसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, कि ऑफिस में बैठ के पेपर लीक करा दे, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है जो 50,000 बच्चों की जिंदगी के साथ खेल गया। एब्सोल्युटली। इंस्टीड ऑफ दैट कि वो एक बंदा जिसने एक बंदे को गोली मारा, तो हम तो सर मानते हैं उसको बड़ा क्रिमिनल, तो क्यों सरकार उसके खिलाफ नहीं आप काम बिल्कुल करती? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्राइम में है ना, एक्चुअली सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत है। आप सही बात, न्यायिक प्रक्रिया क्राइम बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। भाई एक बात बताइए, हम लोग बिहार से, क्या आप क्राइम में अगर वहां की आप बात कीजिएगा, आप देखिए बर्बादी कहां से शुरू हुई हमारे बिहार की। क्या कॉलेज में अच्छे अच्छे टीचर हैं? सही बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा है, तो वो क्राइम नहीं है बिल्कुल। भाई। कॉलेजेस अगर अच्छे होते हैं हमारे पास, भाई नौकरी है, उसमें अलग फर्जीवाड़ा चल रहा है, चीजें अलग चल रही हैं जी। तो क्राइम हर लेवल पे है भाई। ये क्राइम नहीं है क्या कि 10th क्लास का बच्चा है, उसको टीचर नहीं है, पूरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दिया? ये क्राइम नहीं है। 8th क्लास का बच्चा है, क्लास में, तो ये कहाँ हो रहा है? टीचर है, नहीं पढ़ा रहा है, उसको लिखना नाम नहीं आ रहा, वो तो क्राइम तो हर लेवल पे। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो जिंदगी बर्बाद करना, जो आप बोल रहे हैं वो जिंदगी को बर्बाद करना होता, किसी की बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करना होता, और वो किसी को जान मारना, दोनों में अंतर हो गया। जिंदगी खत्म करना, खत्म करना, बर्बाद करना, और बर्बाद में संवारने का समय है, संवारने का समय है, वहां खत्म हो जाता है जी। किसी का एक मर्डर होता है, एक्चुअल वो आदमी नहीं मरा, उसका पूरा खानदान मरा, उसका जीता जाता खानदान और परिवार, उसके बच्चे मरे, उसके कॉन्सिक्यूटिव बहुत लॉन्ग रन। इसको समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझिए इस बात को, हमको और आपको समझना पड़ेगा। सही बात। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तो एजुकेशन ही है, और रिस्पॉन्सिबल अगर इनडायरेक्टली कहें तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा अगर जो कंट्री डेवलप्ड है
जो अभी हमारी कंट्री ना तो डेवलपिंग फेज में भी है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं जिस हिसाब से अपना देश चल रहा है, तो हम डेवलपिंग फेज में भी नहीं है। जो कंट्री डेवलप है, एजुकेशन उसके पास अच्छा है, उस कंट्री में जो क्राइम नहीं हो रहा है, और भारत ऐसी कंट्री, पाकिस्तान ऐसी कंट्री, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री जो अभी डेवलपिंग फेज में कहती है, वहाँ क्राइम एकदम उरूज पर है। तो इसमें क्या क्राइम differences हर जगह है। देखिए, तो क्राइम ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि अमेरिका में इंडिया से दुगना क्राइम है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, हाँ, क्राइम इतने है हर दुगने जगह। कोई ऐसी, देखिए, क्राइम का कैटेगरी है, आप समझिए। जैसे आप बोला ना कि पेपर लीक कर देना, वो भी तो जी, क्राइम वो है। भी क्राइम है। आखिर लीक कौन कर रहा भाई? छापने ही वाला तो लीक कर रहा होगा, या टाइपिंग वाला लीक कर रहा होगा, या क्वेश्चन पेपर बना रहा होगा। तीन ही जगह से लीक होगी ना पेपर। सही बात। अभी हम डिबेट में भी गए थे, तो हमने कहा कि आज के दिन में पेपर लीक एक उंगली से होता, बिल्कुल। बस दबाया लीक हो गया। कंप्यूटर का जमाना है, हम्म, मिल ही नहीं करना है, एक जगह दूसरी जगह मिल करना है। जी। तो कौन लीक कर रहा है? तीन ही जगह से ले। तो क्वेश्चन बनाने वाला भी लीक कर सकता है, वो कहेगा ना भाई हम तो नहीं कर। ये टाइपिंग, उसके बाद टाइपिंग भी तो होती है, और उसके बाद छपने जाता है। मान लीजिए ये तीनों ना किए, तो बीच में जो पेपर है उसका भी तो लीकिंग हो सकता है। हो तो रहा है, करप्शन तो है। बिल्कुल है। तो करप्शन क्यों है? ड्यू टू मनी। सही बात तो है। हर लेवल पर करप्शन है। अभी आपने कॉलेजेस की बात की कि कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं है। मैं आपको बाय नेम बताता हूँ। औरंगाबाद में यादव कॉलेज है। वहाँ की कहानी मुझे तो ये भी एक बड़ा क्राइम लगता है, जो कि आप इसको सही से समझिएगा। वहाँ जैसे बच्चे लोग एग्ज़ाम दिए अभी ग्रेजुएशन का, वहाँ के टीचर ने ऐसा किया कि एक पेपर का सिग्नेचर मतलब वो एब्सेंट घोषित कर दिया। अब उस एब्सेंट को, जबकि बच्चे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जब मार्कशीट आता है तो एक पेपर में एब्सेंस दिखाता है। उस एब्सेंस को अब रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा सुधार करने के लिए 5,000 रुपया का फॉर्म भराएगा, सोचिए। और वो जाएगा यूनिवर्सिटी। वो 5,000 रुपया हर बच्चे से लिया जाएगा, जबकि बच्चे की कोई गलती नहीं। सारे बच्चे आके एग्जाम दिए, उन्होंने सिग्नेचर भी किया, सब कुछ किया। इन्होंने वहां जमा किया, नहीं जमा किया, ऑनलाइन किए, नहीं किए। आता 2 महीने के बाद सही है मार्कशीट, और उसमें एब्सेंस दिखाता है। इसमें किसकी गलती है और क्राइम है या नहीं है ये? बिल्कुल क्राइम है भाई, ये तो पूरी मिली भगत है। मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा, नेशनल मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा। बच्चे लोग डरते हैं कि कंप्लेन करेंगे नहीं। तो मेरा रिजल्ट खराब हो हाँ, जाएगा, चीजें- कॉलेज मेरे पे भड़क जाएगा। बिल्कुल। सब लोग जागरूक नहीं है। जागरूक। एज अ जर्नलिस्ट आपसे ये भी सवाल है कि ऐसा क्राइम लोगों की नज़र में है, लेकिन इसको नेशनल मीडिया क्यों नहीं रेज करती है? ऐसा नहीं, वहां तक देखिए होता। आज तो सोशल मीडिया से बहुत फायदा हुआ है, जी, आप समझिएगा। बिल्कुल। एक्शन होता है भाई सोशल मीडिया पर। देखते ना, कोई वायरल हो जाती है कोई वीडियो, तुरंत एक्शन हो जाता है। तो ज़रूरत है सोशल मीडिया पर लोगों को आने की। अब कई केसेस है, दिल्ली में हमने कई केसेस देखे कि भाई कहीं पर वीडियो आया, सीसीटीवी का, लड़ाई हुआ, दूसरे दिन अरेस्टिंग आ गई, तुरंत दिल्ली में एक्शन रख सकते। आज देख रहे हैं कि बिहार पुलिस, गया पुलिस, आप उठाइए सब सोशल मीडिया पे, हैशटैग कीजिए। सही बात है। आपके पास तो रास्ता, आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना, कैसे हो दिल्ली में क्यों अरेस्टिंग हो जाती है? हम तो देखा कहीं मारपीट हुआ, पुलिस पकड़ लेती है। दूसरे जहां मीडिया पर आया, वायरल होता, सुनते हैं, अब वही वायरल वीडियो को नेशनल मीडिया उठाता है। तो मान लिया यहाँ के जो लोकल यूट्यूबर्स है, लोग हैं, जी। वो यूट्यूब पर तो सर उन बच्चों से आप अपील कीजिएगा कि वो अपने हक कैसे अदा कर सकते हैं। उनके साथ अगर वो आप बोले। वो- प्रॉब्लम देखिए, जब जब जी। आप लोगों के सामने के वीडियो क्या है ना, अगर आप ऐसे समझिए कि आज कितना अच्छे युग में हम लोग जी रहे हैं। जी। सरघाटी में कोई काम कांड हो रहा है तो सीधे दिल्ली तक खबर हो बिल्कुल, रही है। अमेरिका तक का जहां लोग हैं वहां तक पहुंच जा रहा है। उसको हैशटैग करना आना चाहिए। बिल्कुल। हैशटैग अगर करेगा, जर्नलिस्ट के नाम से हैशटैग करे, अजीत अंजुम जर्नलिस्ट है, रवीश कुमार हैशटैग रख दे, वही वो देखेंगे। जिसने टीवी के आज तक हैशटैग कर दी, सबको हैशटैग कर दी। अरे जर्नलिस्ट से अभी नाम लिया था, क्वेश्चन एकदम याद आ गया अचानक से कि क्वेश्चन का भी सॉरी जर्नलिज्म का भी दो गुट बढ़ गया है पूरे भारत में। एक जो कैटेगरी है जो गोदी मीडिया कहलाती है, एक कैटेगरी है जो राइट विंग को सॉरी लेफ्ट विंग को सपोर्ट करती है, जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम साहब इस तरीके से दो जो करें, मैं तीन करता हूँ। बताइए। अब बताइए एक तो भाई, हो सकता है। सरकार की तरफ, हाँ। एक अपोजिशन की तरफ, एक न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल? किधर भी नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल भी ना है। इधर है ना इधर है। हाँ, हम लोग को बोल रहे हैं। नहीं नहीं, न्यूट्रल का मतलब नहीं भाई हम अब जर्नलिज्म करेंगे। जी। देखिए मेरा अपना मानना, एक तो सरकार का पक्ष रख रहा है, एक विपक्ष का पक्ष, एक न्यूट्रल है, किसी का नहीं। तो मैं पसंद करता हूं जो किसी के साथ नहीं, हाँ, जर्नलिज्म क्योंकि खुद जो अपने आप के साथ, जो सच को सच कहे। सच के सच। जर्नलिज्म की जब पढ़ाई होती है उसमें क्या बताया जाता है? देखिए हुआ क्या, ये बात जब हम लोग हाँ। पढ़ रहे थे, ये चीज था उस टाइम मीडिया क्या है ना कि चल रहा था। तो
आज मीडिया जो है, देखिए आप इज्जत भी बहुत मिली पत्रकारों को, ऐसा नहीं है। सही बात है। देखिए जब से कॉरपोरेट हुआ ना, तो कॉरपोरेट अपने हिसाब से काम कर रहा, उसको प्रॉफिट है, कहाँ से देगा भाई? करोड़ों करोड़ रुपया खर्च है, डेली का करोड़ रुपया खर्च, कहाँ से कई निकाल? सारी वेब सीरीज बन चुकी हैं चलो बता दो ना, डेली का करोड़ों रुपया खर्च है, कहाँ से निकालेगा भाई? वही चैनल से निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट से निकालेगा ना। जी। सेकंड में जो एडवर्टाइजमेंट लगते हैं वो करोड़ों के लगते हैं, शोज के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चीजें उसी पर तय होता है कौन एंकर बढ़िया, किसको सबसे ज्यादा प्राइम टाइम में 8 बजे में एडवर्टाइजमेंट मिलता है। सही बात है। तो चीजें, जो सामान, ज्यादा- मार्केट, बाजार है, जो ज्यादा बाजार हम ही लोग ने बनाया। जो ज्यादा जहाँ दो जगह लड़ाई होती है हम लोग भी रुक के देखते हैं, सही बात है। कहता वो उसको समझ में आ गया वो हिट तो यहीं से हो रहा, तो हिट भी आप करा रहे हैं। अर्नब जैसा जैसा चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, हम लोग के पास बात कर रहे हैं तो हम लोग सुने नहीं है, लेकिन जनता वही पसंद कर रही है। तो सवालों का सिलसिला खत्म करते हुए एक छोटा सा रैपिड फायर, उसके बाद अपना पॉडकास्ट हम खत्म करेंगे। तो आज सर एक छोटा सा रैपिड फायर होता है जिसमें 5 सवालों का क्वेश्चन 1-2 वर्ड में आपको बताना है। तो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है कि आज की पत्रकारिता में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, टीआरपी या सच्चाई? सच्चाई। लेकिन काम लोग टीआरपी के लिए करते हैं। नहीं बात सही, मगर सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में अगर एक बदलाव करने का अधिकार मिले तो आप कौन सा बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव सबसे बड़ा करूंगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग। हाँ, माता पिता से मिलने का, उसमें प्रावधान रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि जितने जोश के साथ आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उतने जोश से शुरू से ही बच्चों को पढ़ाइए, खासकर लड़कियों को। आपके हिसाब से बेहतर शिक्षक कौन है, जो इंस्पायर करता हो या जो डिसिप्लिन सिखाता हो? दोनों ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, इंस्पायर भी करे और डिसिप्लिन। अगर तालीम है डिसिप्लिन नहीं है तो वो बेकार हो जाती है। एक किताब या आर्टिकल जिसको आपको ऐसा लगता है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए? विंग्स ऑफ फायर किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, वो जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों को। एजुकेशन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ये मेरा एकदम पर्सनल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। एजुकेशन में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, डिग्री या स्किल? डिग्री की भी ज़रूरत है, स्किल की भी। पूछिए क्यों? बिना डिग्री के नौकरी नहीं। भाई आप कहीं भी जाते हैं, टीचर बन के जाते हैं, तो वो डिग्री खोजता है, आपको पेश करना हो। देखिए हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी सबसे ज़्यादा पेइंग कंपनी होती है, जी। तो वो 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ देखती है। तो भैया अगर 10th पास की डिग्री नहीं दिखाएगा तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वो ज़रूरी है। और लेकिन सर स्किल भी बिल्कुल स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो तो खुद आदमी इंसान कर लेता है। पहले तो डिग्री डिग्री प्राप्त अगर कीजिएगा। जेन्युइन रहेगी तो मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली। देखिए हर कॉलेज आज क्या कर रहा है, स्किल भी दे रहा है। जी। डिग्री के साथ साथ स्किल, उसे पता है कि वक्त की ज़रूरत है, चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा कई बार देखा गया है सर कि एक बिहार का एग्जांपल है, जो खगड़िया से एक लड़का जो गूगल में डायरेक्टली वो उसने कोई किसी चीज़ को बग को रिपोर्ट किया था गूगल में, और गूगल के अथॉरिटीज़ ने उसको डायरेक्टली हायर कर लिया विद इन 3 days। एब्सोल्युटली हाँ। तो जी, ऐसा देखिए, वो चीज़ें मेरे हिसाब होती से हैं, सर मिरेकल होता है। मैंने आपको बोला तो वो 1%। बिहार के कितने बच्चे हैं जो एप्पल में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, अमेरिका जाकर भी काम कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। तो सर आजकल के यूथ को अगर मेरे पॉडकास्ट के हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें, एक छोटा मैसेज और स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या स्ट्रॉन्ग देना चाहते मैसेज हैं? हो, तो क्या बोलिएगा आप? अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या फिर दुनिया के लोग अगर मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है, तो मैं बार बार कहूँगा तालीम 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 तालीम। यहीं से सब कुछ सॉल्यूशन है आपका, इसके बिना कुछ नहीं होना। सो थैंक यू। आज हमारे बीच जाने मानी शख्सियत रिजवान खान साहब थे, जिन्होंने हर सवालों का बेहतरीन जवाब दिया है और एक रास्ता बताया कि कौन एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने करियर में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। आज तो थैंक यू आज।